हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस क्लास 9th के चैप्टर 6 के। हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे 6.2 से रिलेटेड थ्योरम की थी हमने कि दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स ये इक्वल होंगे। को इंटीरियर एंगल्स का सम सेम साइड पर जो होते हैं एंगल्स ट्रांसवर्सल के अंदर वो 180 होगा। और हमने ये भी पढ़ा था एक थ्योरम में कि अगर कोई एक लाइन दूसरी के पैरेलल है और दूसरी किसी तीसरी के पैरेलल है तो फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये चीज हम पढ़ चुके थे। फिर इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी किए थे कि किस तरीके से हम डिफरेंट सिचुएशंस में एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो भी हमसे सर्कमस्टांसेस में कोई एंगल या पैरेलल लाइंस का रिलेशन पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 6.2 के। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। एक लाइन है ए बी, देखो ये पैरेलल है किसके, सी डी के। और सी डी किसके पैरेलल है, ये सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो क्या फर्स्ट और थर्ड आपस में पैरेलल नहीं हो जाएंगी? जो थ्योरम 6.6 हमने पढ़ी थी कि अगर 1 2 के पैरेलल है, 2 3 के, तो 1 और 3 भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसीलिए एक इसके पैरेलल हो जाएगी, ई के हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब हमें क्या सिचुएशन दी है कि जो y रेशो z है, एंगल y हमें दिखाई दे रहा है ये, और ये एंगल z, इन दोनों की रेशो गिवन है हमें। और पूछा क्या है हमें, इनकी रेशो 3:7 है। पूछा क्या है, x पूछा है, ना y पूछा ना z पूछा, पूछा है z। तो अब देखो y और z की जो रेशो गिवन है, पहले y और z के बीच में देखते हैं कोई रिलेशन है। तो आप देखो ये जो लाइन है सी डी, ये इसके पैरेलल है, तो ये यहाँ पर या तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होने चाहिए। अगर इन दोनों में देखें कि ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन के ये राइट में है, लेफ्ट में, और ये कहाँ है, राइट में है। तो एक लेफ्ट में एक राइट में है, अलग अलग साइड हो गई, कोरेस्पॉन्डिंग तो नहीं हो सकता, ऑल्टरनेट हो सकता है। ऑल्टरनेट क्या होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग के जो वर्टिकली अपोजिट हो। इस y में देखो ये लेफ्ट में है ना y, यहाँ लाइन के ऊपर, तो यहाँ लाइन के ऊपर कौन सा एंगल होगा, ये वाला। इसके वर्टिकली अपोजिट कौन है, ये वाला एंगल। तो क्या ये z है, नहीं, ये अल्टरनेट भी नहीं है। और आप वैसे भी देखो यहां से ऐसे करके ये z अगर हम बनाएंगे तो इस z में ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, तो यानी कि ये अल्टरनेट भी नहीं बन रहे। तो z और y में तो कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा, फिर क्या करें। x और y में है क्या कोई रिलेशन, आप देखो अगर इस लाइन को बीच में से हटा दे, सिर्फ ऊपर वाली ए बी और ई एफ देखो, तो भी तो ये हमारी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये भी तो पैरेलल है ए बी और ई एफ, है ना। अभी हमने बताया कि अगर एक लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है, आप देखो ये लाइन में अंदर की तरफ इधर लेफ्ट में है और ये राइट में है अंदर की तरफ, तो ये एक ऐसे लाइन जा रही है, एक ऐसे, और ये ट्रांसवर्सल है। एक्स इधर है और जेड कहाँ, इधर है। आप देखो ये क्या बन गया, जेड नहीं बन गया, बन गया। तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो यहां से हमें x और z का रिलेशन मिल गया और y और z की रेशो पता है, तो अब कुछ ना कुछ रिलेशन आ गया। अब हम शायद x निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहले तो, क्योंकि एज ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के, तो इससे क्या ये ए बी ई एफ के नहीं पैरेलल हो जाएगी, हो जाएगी ना। सो वी कैन से दिस इंप्लाइज कि ए बी किसके पैरेलल हो गई, ई एफ की हो गई। अब क्योंकि ए बी और ई एफ पैरेलल है, तो इनके जो ये x और z, जो ये z बन रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल इस x एंगल के साथ ऑल्टरनेट बना रहा है, तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू z, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना, पैरेलल लाइंस के बीच में, इसीलिए x किसके इक्वल हो गया, z के हो गया। अब हमें जो गिवन था उस पर आ जाते हैं, है ना। अब हमें जो गिवन था वो क्या गिवन था कि y रेशो z इज इक्वल्स टू 3:7। ये हमें गिवन है, गिवन दैट ये इसकी रेशो है। तो z के बदले हम जब x z के इक्वल है, तो क्या हम z के बदले x नहीं रख सकते, रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ये y रेशो z का क्या हो जाएगा, इस y रेशो z को हम y रेशो x लिख सकते हैं, 3:7 लिख सकते हैं। अब देखो ये भी रेशो गिवन है, इससे भी हम वैल्यू कैसे निकालें। तो अब जरा y और x को देखो आप, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच में ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो जो ये एंगल x है और एंगल y है, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है कि नहीं है।
तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। सो यहां पर नाउ एज ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो जो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं x प्लस वाई, उनका सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हो इनको बिटवीन पैरेलल लाइंस, है ना, ऑन ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दिया, खाली को इंटीरियर एंगल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सम 180। अब x और y की तो हमें रेशो गिवन है ना, जब हमें कोई दो चीजों का सम भी पता है, रेशो भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि ये इन दोनों के पार्ट्स मिलाकर के 180 है, तो खाली x का क्या पार्ट होगा, सो x विल भी क्या हो जाएगा, यहां से टोटल पार्ट्स निकाल के हम क्या कर, देखो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो क्या कि आप टोटल पार्ट्स निकालो कि टोटल 3 + 7 क्या हो गया 10 हो गया। अब x क्या है 7 है, x 7 था ना, सेकंड नंबर पर था, तो x तो 7 है आउट ऑफ कितने में से 10, और ये किसका हिस्सा है टोटल का 180 का, तो 180 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो आप इस तरीके से, जिसको रेशो के कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से, अगर छोटी क्लासेस में आपने अच्छे से पढ़ा तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम कुछ लाइनें एक्स्ट्रा लगा लेंगे, लेकिन हम उसको करेंगे जरूर। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे सिंपल कंसेप्ट कि आपको रेशो गिवन है, तो यहां से हम एंगल्स को क्या मान सकते हैं, जब रेशो गिवन है तो यहां पर एक लाइन और यहीं पर ऐड कर लेते हैं कि जब हमें रेशो गिवन है तो यहीं पर हम एक लाइन ऐड कर लेते हैं। सो लेट यहां पर हेयर लेट y और x की रेशो गिवन है ना, तो y = 3 में कुछ एक मल्टीपल और x में भी कुछ एक मल्टीपल मान लेते हैं। अब x तो यहाँ ऑलरेडी है ही, तो दोनों को किसका मल्टीपल माने, a का मान ले कि ये 3a हो गया और ये क्या हो गया 7a हो गया, तो हमने ये मान लिया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि इनकी जो रेशो गिवन थी हमें, हमने रेशो को जैसे मान लो 2:5 है तो 2x 5x मान लेते थे। अब यहाँ तो एंगल का नाम ही x है, तो हमने x से मल्टीप्लाई नहीं किया, a से कर दिया। तो जब रेशो गिवन है अब क्या हो जाएगा, ये x के बदले क्या है 7a और y के बदले क्या है 3a इक्वल्स टू क्या 180। 7a और 3a क्या हो गया 10a हो गया इक्वल्स टू 180। तो यहां से a क्या हो जाएगा 180 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a क्या आ गया, यहां से 18 आ गया, है ना, a 18 आ गया। अब यहां से वैल्यू तो x की निकालनी है, तो एंगल x क्या था, x था 7a। सो जो हमें x निकालना था वो 7a आया, यानी कि 7 × a आ गया। a की वैल्यू क्या है 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5 126, 18 7 = 126। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि दो लाइन है ए बी और सी डी, वो पैरेलल है। ये लाइन ए बी ये सी डी के पैरेलल है, और आपको दिया हुआ है कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये ई एफ जो है वो इस लाइन के ऊपर देखो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों पैरेलल है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसके ऊपर भी होगी, है ना। तो ये यहाँ पर साइन भी दिया हुआ है फिगर में कि 90 डिग्री है। अब आपको जो गिवन है वो एक चीज गिवन है कि एंगल जी ई डी, तो ये देखते हैं कौन सा है, जी ई और डी, ये वाला जो एंगल है ये एंगल आपको गिवन है 126 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब पूछा है हमसे तीन तीन एंगल्स की वैल्यू पूछी है, एजीई, जीईएफ और एफजीई, ये तीन एंगल्स पूछे हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है एंगल एजीई, है ना। तो सबसे पहले आप देखो जो एंगल एजीई है, एजीई है ना, ये वाला एंगल। आप देखो ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, और ये जीई क्या है ट्रांसवर्सल है, ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, और ये हमारी जीई लाइन जा रही है ना। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इनके बीच में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है, पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है ना, अल्टरनेट पोजीशंस। ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, जेड बन रहा है ना ऐसे, तो ये कौन से एंगल्स हो गए, ये वाले, ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो इसका मतलब ये एंगल इसके क्या हो जाएगा इक्वल। तो ये जो ए जी ई है, ये वाला एंगल जो हमें निकालना है वो इस एंगल जी ई डी के क्या हो जाएगा इक्वल, और जी ई डी तो हमें ऑलरेडी गिवन है 126। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम फिगर जो एंगल ए जी ई है
वो इक्वल हो जाएगा एंगल GED के, जो हमें ऑलरेडी गिवन है 126। क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। रीजन जरूर लिखने हम जब भी कोई चीज इक्वेट करते हैं, कोई भी चीज इक्वल दिखा रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है और हमें गिवन है कि AB पैरेलल CD के, है ना। तो जब ये अब GED हमें कितना गिवन है, गिवन क्या है हमें कि एंगल GED कितना है, 126 डिग्री है। और AGE किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अगर ये 126 है तो AGE भी कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास एंगल AGE कितना आ जाएगा, एंगल AGE हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो तीन एंगल्स में से एक हमारा आ गया कितना, AGE 126, एक तो आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा निकालना है, एंगल GEF। अब पहले फिगर में देखते हैं इसको, GE और F, ये यानी ये वाला एंगल, ये एंगल आपसे पूछा है ना। ये बीच वाला जो एंगल है ये आपसे पूछा है, बस केवल इतना जो पार्ट है। अब आपको ये पूरा गिवन है 126, यहां पर ये परपेंडिकुलर था, ये 90 डिग्री था। तो इस पूरे में से ये 90 डिग्री वाला अगर हटा दें तो बच जाएगा ये वाला एंगल। यानी हम ये जो GEF है ये निकालने के लिए क्या करें, नाउ जो एंगल GEF हमें निकालना है वो पूरा का पूरा इस पूरे एंगल जो ये था हमारे को गिवन है GED, जो ये हमें गिवन है 126, अगर हम इसमें से सिर्फ ये 90 डिग्री वाला पार्ट FED जो हमें गिवन है परपेंडिकुलर, इस एंगल को अगर माइनस कर दें तो आ जाएगा, है ना। अब FED कितना है, 90 डिग्री, और ये हमें कितना गिवन है 126, और ये कितना है हमें 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो FE है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, CD के ऊपर, इसीलिए इनके बीच में 90 डिग्री है। तो हमने यहाँ पर इसके बदले 90 लिख दिया। ये हमें गिवन था 126, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 6 और 3 36 डिग्री आ गया। तो एंगल GEF कितना आ गया हमारा 36। तो तीन में से दूसरा दो एंगल निकल गए, दूसरा भी निकल गया हमारा, ये आ गया, ये आ गया। अब तीसरा कौन सा एंगल है वो भी देख लेते हैं, पहले फिगर में देखते हैं। FGE यानी यहां से इधर गए और फिर इधर, तो ये वाला जो एंगल है, अब हमसे ये वाला एंगल पूछा है। अब देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन पर है, यहाँ पर ये G है ना, ये हमने अभी निकाला थोड़ी देर पहले 126, और ये वाला अब हमसे पूछा है, ये एक ही वर्टेक्स है, स्ट्रेट लाइन पर है, तो ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं। तो हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, ये पूरा 180 में से हम इस 126 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नाउ ये जो दोनों एंगल्स हैं कौन सा है, ये AGE, एंगल AGE, और साथ में जो हमें निकालना है कौन सा एंगल है, ये एंगल FGE, ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसीलिए इनका सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर्स हैं, है ना। तो ये लीनियर पेयर है तो सम 180 हो गया। AGE हमने अभी निकाला है 126 डिग्री, तो यहां से इसकी वैल्यू रखेंगे 126 डिग्री और FGE को निकाल लेंगे, क्योंकि FGE के साथ ये 126 प्लस हो रहा है, तो इधर आकर ये 126 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल FGE क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126। तो एंगल FGE यहां से कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल FGE इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 854। तो एंगल FGE कितना हो गया 54 डिग्री। तो आ गए हमारे तीनों एंगल्स जो हमसे निकलवाए थे, AGE 126, GEF 36 और FGE 54। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें आपको देखो जो फिगर दी हुई है, इसमें आपको PQ यहां से यहाँ, ये सिर्फ ये एक लाइन, और ST यहां से यहाँ, ये लाइन आपको गिवन है कि ये क्या है, पैरेलल है, PQ पैरेलल है ST के। ठीक है, आपको गिवन है दो एंगल PQR 110 और RST 130। निकालना कौन सा एंगल है, QRS, QRS, ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब आप देखो ये एंगल जो है, ये लाइन जो है PQ इसके पैरेलल है, तो अगर इसको आगे एक्सटेंड भी करेंगे हम तो ये लाइन इस तरीके से कुछ बन जाएगी, या इसको एक्सटेंड करोगे तो आप देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इनके बीच में ट्रांसवर्सल ये है। कहीं कोई इसका ऐसा रिलेशन बन रहा है इस एंगल का, कहीं भी नहीं बन रहा। यहां पर ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करता ये लाइन QR। अगर यहां कोई पैरेलल होती तो क्यों ना हम एक काम करें
कि हम इसी के पैरेलल, यहां से ही एक पैरेलल जो है वो लाइन बना ले। तो हम क्या करते हैं इसमें, जब हमें नहीं गिवन है और हम थ्योरम पढ़ चुके हैं 6.6 कि अगर वन लाइन टू के पैरेलल है और सेकंड वाली थर्ड के है तो वन और थर्ड भी पैरेलल होंगी, तो हम उसी चीज का यूज करते हैं। और हम इस आर पॉइंट से, जहां पर ये ट्रांसवर्सल ये आ रही है, ये वाली आ रही है, वही उस पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर जहां एंगल बनाना है, हम क्या करते हैं, हम एक लाइन बना लेते हैं पैरेलल टू, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम आर पैरेलल टू एसटी या पैरेलल टू पीक्यू। अब क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो अगर मैं ये लाइन बनाऊंगी पैरेलल, तो ये अगर एक के पैरेलल है तो दूसरे की भी पैरेलल होगी, या इसके पैरेलल है तो उसके भी होगी। तो इस लाइन का कुछ नाम रख देते हैं। मान लो ये आर से शुरू है ना, टी थाई, तो आर यू कर लेते हैं। तो एक लाइन बना लेते हैं फ्रॉम पॉइंट आर, ड्रॉ अ रे या लाइन फ्रॉम पॉइंट आर पैरेलल टू एसटी या पैरेलल टू पीक्यू। एक के पैरेलल होगी तो दूसरे के भी पैरेलल होगी। सो क्या हमने कंस्ट्रक्शन करा, हमने क्या किया, लेट्स ड्रॉ अ लाइन आर यू फ्रॉम पॉइंट आर सच दैट, कैसे बनानी है हमें लाइन की, ये क्या हो, पैरेलल हो। आर यू किसके पैरेलल हो, एस टी के, और एस टी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो तीनों की तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी कि नहीं, है ना। तो ये तीनों लाइंस आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब देखो इससे क्या होगा हमारे पास, कि हमें ये दिख गया कि ये वाला एंगल निकालना है। अब ये लाइन जो है ब्लैक वाली लाइन, ये आर यू इस एस टी के पैरेलल है, ये इसकी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, देखो ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों, ये दो पैरेलल लाइन है, और ये इस तरीके से ये 130, और ये वाला जो एंगल है, ये नीचे वाला, ये वाला एंगल, ये दोनों को-इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, नाउ एज एस टी पैरेलल है आर यू के, देन ये जो को-इंटीरियर एंगल्स है, क्या नाम है इसका, आर एस टी, ठीक है। एंगल आर एस टी प्लस में नीचे वाले एंगल का क्या नाम है, एस आर यू। एस आर यू, ये दोनों के दोनों को-इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180। तो हम लिख देंगे इसका रीजन, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब आर एस टी की वैल्यू तो हमें गिवन है, वो रही ना 130, फिगर में भी लिखी हुई है। तो यहां पर हम रख देंगे 130 प्लस में एस आर यू इक्वल्स टू 180। ये प्लस हो रहा है 130, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल एस आर यू इक्वल हो जाएगा 130 माइनस 180 माइनस 130 के, जो कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। तो एस आर यू आ गया 50। अब एस आर यू निकालने का क्या फायदा हुआ, निकालना तो हमें क्यू आर एस है, क्योंकि अब देखो ये वाली लाइन जो है, ये पी क्यू और आर यू ये भी तो पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो इस बार ये वाली ट्रांसवर्सल है। तो ये जो 110 है वो इस लाइन के इधर, ये ऐसे नहीं आ रहा। अगर हम इस लाइन को भूल जाए, ये थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा दो, ठीक है। तो आप देखो ये जो पी क्यू है और आर यू है, इनके बीच में ये वाली लाइन है ऐसे ट्रांसवर्सल, है ना। यहां पर ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट है हमारा क्यू। तो ये जो 110 है ये किसके साथ है, इधर इसके साथ अल्टरनेट नहीं बना रहा, देखो ये z इस तरीके से बन रहा है यहां पर, है ना। तो ये 110 और ये वाला जो एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो 110 इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंगल है 110, ये इस वाले एंगल क्यू आर यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पर देखो ये क्या बना रहा है, z बना रहा है, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो हेयर नाउ बिटवीन कौन सी लाइन है ये, कि एज कौन सी लाइन है, पी क्यू पैरेलल है आर यू के। कंस्ट्रक्शन की थी ना ऊपर हमने, यही बनाया था, पैरेलल बनाई थी इसके। सो जो ये एंगल पी क्यू आर है वो किसके अल्टरनेट है, एंगल क्यू आर यू के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है इसीलिए ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये जब इक्वल हो गए, पी क्यू आर देखो कितना गिवन है, 110, तो इसकी वैल्यू यहां रख दी। और क्यू आर यू अगर हम देखें, ये पूरा जो एंगल है, इतना पार्ट अभी हमने निकाला ऊपर, ये निकाला ना 50, और ये वो पार्ट है जो हमें निकालना है,
QRS ये हमें निकालना है। तो इस पूरे एंगल को हम लिख सकते हैं इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट मिलकर के पूरा बना लेगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल QRS प्लस में एंगल SRU, और SRU हमने 50 निकाला है, तो ये 110 इज इक्वल टू एंगल QRS प्लस में 50 डिग्री। 50 डिग्री प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो एक साइड तो खाली क्या बचेगा, QRS बचेगा, और दूसरी साइड 110 था, ये 50 आकर के क्या हो गया, माइनस हो गया। तो QRS हमारा क्या बचेगा, 110 में से 50 गया तो बचा 60 डिग्री। ये है वो रिक्वायर्ड एंगल जो हमसे पूछा गया था। तो आ गया हमारा आंसर। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। इसमें भी हमें देखो दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी है ना। अब वापस से हम वही कोरस्पॉन्डिंग है, अल्टरनेट है, यही सब चीजें ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब हमें जो गिवन है दो क्वेश्चंस, वो दो एंगल्स वो गिवन है ए पी क्यू। ये फिगर में दिया हुआ ये वाला एंगल 50 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है पी आर डी ये वाला एंगल 127 डिग्री। हमसे पूछा एक्स और वाई, तो फिगर में हमें एक्स और वाई दिख रहे हैं। तो अब हमें पैरेलल लाइंस दी हुई है, ये दो लाइन है, एक पी क्यू, एक बार इसको ट्रांसवर्सल मान लो, एक बार इसको ट्रांसवर्सल मान लो, कोई ना कोई एंगल निकल जाएगा, है ना। आप देखो सबसे पहले ये जो ट्रांसवर्सल है, ये लाइन जब इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे तो पैरेलल लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन है हमारी ये ए बी और सी डी। तो ये देखो यहां से ऐसे ये जेड नहीं बन रहा, ये वाला ये जेड बन रहा है ऐसे, ये इस तरीके से जेड बन रहा है, ये 50 डिग्री है, और यहां पर नीचे क्या है, एक्स है कि नहीं है ये। तो ये कौन से एंगल्स हो गए, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, और ये लाइंस हमारी पैरेलल गिवन ही है हमें। तो क्योंकि एज ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना, देन ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स है कौन कौन से हैं, ये ए पी आर, ये हमें ए पी क्यू, कौन सा पॉइंट है ये क्यू, ए पी क्यू। तो ये जो एंगल है हमें ये ऑल्टरनेट किसके हो जाएगा, ये ए पी क्यू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। इट विल बी इक्वल्स टू पी क्यू आर। रीजन क्या है, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना। पैरेलल लाइन हमने लिख ही दिया ऊपर कि ये पैरेलल लाइंस के बीच में है और पैरेलल लाइन के बीच में ऑल्टरनेट है, इसीलिए ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब एपी क्यू देखो हमें गिवन है 50 डिग्री, तो एपी क्यू तो हमें गिवन है 50 डिग्री, और पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर अगर हम फिगर से देखें ये क्या है, एक्स है ना। तो यहां से ये जो हमारा पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर है हमारा एक्स, है ना, फ्रॉम फिगर। तो यहां से हमारा ये जो पी क्यू आर यानी कि एक्स है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो एक्स कितना आ गया हमारा, 50 डिग्री आ गया, ठीक है। एक तो आ गया एक्स, अब क्या बचा, वाई बचा। अब इस ट्रांसवर्सल से देख लिया एक्स निकल गया, अब दूसरी ट्रांसवर्सल देख लेते हैं। इस बार इसको ट्रांसवर्सल मान लो, अगर ये ट्रांसवर्सल होगी, इस बार इसको ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, ये ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है। तो आप देखो यहाँ पे ये इस तरीके से लाइन एक और बनी हुई है, लेकिन अगर इसको हटा दे तो आप देखो ये एंगल और ये एंगल, अगेन ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। यहां पर ये वाली लाइन आ रही है पी क्यू, है ना। तो अगर इसको हम ना ध्यान दे तो ये पूरा ये जेड जब इधर से ऐसे जाएगा तो ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि अगेन ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। नाउ अगेन ये जो हमारे एंगल्स हैं कौन से, एंगल ए पी आर, ये वाला जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इधर से पी आर डी के, एंगल पी आर डी के, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इनके नीचे इनकी वैल्यूज लिख देते हैं जैसे ऊपर लिखी थी। एपीआर देखो क्या है, हम अगर एपीआर देखें ये पूरा यहां से यहां तक 50 और साथ में क्या है, वाई है। तो इस एपीआर के बदले हम 50 प्लस वाई लिख सकते हैं, 50 डिग्री प्लस में वाई। और पीआरडी तो हमें गिवन ही है, पीआरडी कितना गिवन है, 127, तो इसके बदले हम रख देते हैं 127। अब y के साथ ये 50 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो y हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री, और 127 में से इसको माइनस करो कितना आएगा, 77 डिग्री। तो x भी आ गया हमारा 50 और y कितना आ गया, 77। आ गई दोनों x और y की वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है चैप्टर का, वो और देख लेते हैं।
अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमें क्या कह रहा है, देखो कि ये जो फिगर है इसमें हमें क्या गिवन है कि PQ और RS दो मिरर्स हैं। इस बार क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं है, इस बार मिरर दे दिए हमें। दो मिरर्स हैं विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल प्लेस्ड है ना। जैसे पैरेलल लाइन होती दो, ऐसे दो क्या कर रख दिए, ये PQ और ये RS, ये दो मिरर रख दिए, ठीक है, पैरेलल एक दूसरे के। अब इसमें इन्होंने बोला कि इंसिडेंट रे, अब मिरर है, मिरर के ऊपर जब कोई लाइट रे इंसिडेंट करेगी तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। थोड़ा सा साइंस पर आ जाते हैं हम मैथ से। अगर कोई स्मूथ पॉलिश सरफेस है, हमने पढ़ा है साइंस में रिफ्लेक्शन, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई स्मूथ पॉलिश सरफेस है तो उसके ऊपर जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट करेगी, आकर टकराएगी, तो इट विल बाउंस बैक। वो लाइट रे अपना उस सरफेस से क्या करेगी, डायरेक्शन चेंज कर लेगी, है ना। मान लो ये कोई स्मूथ पॉलिश सरफेस है, इसके ऊपर अगर कोई लाइट रे आकर के इंसिडेंट हुई तो ये क्या करेगी, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट से लाइट रे क्या करते, किसी भी ऑब्जेक्ट से या तो आर पार निकल जाएगी, या एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, है ना। वो आकर के जैसे बॉल किसी सरफेस पर फेंको तो वो क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी, वैसे लाइट रे करेंगी। तो जिस पॉइंट पर आकर के वो इंसिडेंट हुई उसी पॉइंट से वो क्या करेगी, अपना डायरेक्शन चेंज करके और मुड़ के आगे चली जाएगी, डायरेक्शन बदल लेगी। तो ये जो ये आई लाइट इंसिडेंट हुई और फिर टकराकर वापस गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये होता किस तरीके से है, जिस पॉइंट पर लाइट रे आकर इंसिडेंट करी, हम उस पॉइंट पर उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये एंगल मेजर करते हैं। उस पॉइंट पर अगर हम इस सरफेस के, जिस सरफेस पर आकर लाइट रे इंसिडेंट करी, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, तो इस परपेंडिकुलर के साथ जो लाइट रे आकर टकराई वो जो भी एंगल बनाएगी उतना ही एंगल उसके दूसरी तरफ बनाते हुए वो बाहर निकल जाएगी। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा हुआ है साइंस में, दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट करी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये हम अभी क्यों यहाँ पर साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि मिरर है और लाइट रे आकर के इंसिडेंट करी ए बी। तो देखो ए बी, ये लाइट रे आपको एरो दिख रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट करेगी। एंड उसके बाद क्या हुआ, इंसिडेंट द मिरर पी क्यू एट बी, बी पॉइंट पर आकर टकराई। उसके बाद द रिफ्लेक्टेड रे, अब इंसिडेंट हुई है तो मिरर से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट भी करेगी। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, जब रिफ्लेक्ट हुई तो किस पाथ के अलोंग मूव कर रही है, बी सी, सच दैट इट स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट पॉइंट सी। इस मिरर पर ये किस पॉइंट पर आकर मिली, देखो सी पॉइंट पर आकर के ये लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हुई। अब यहां से इंसिडेंट हुई थी तो ये रिफ्लेक्ट हुई, ये भी तो नीचे मिरर है इसके पैरेलल, तो यहां पर जब ये इंसिडेंट होगी तो यहां से भी तो रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये लिखा हुआ है इट विल रिफ्लेक्ट अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, तो सी से ये सी डी वाले पाथ पर रिफ्लेक्ट कर गई। अब हमारे पास दो रेज हैं, देखो एक ये ए बी स्टार्टिंग में और एक लास्ट में सी डी, जिसको क्वेश्चन ने बोला है प्रूफ करना है कि पैरेलल है, ठीक है। अब इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये वाला प्रिंसिपल यहाँ काम करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही है प्लेन से यानी मिरर से, उस सरफेस जो है सरफेस के ऊपर हम क्या बना ले, एक 90 डिग्री नॉर्मल बना ले, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से बी से ये जो नॉर्मल 90 डिग्री है ये है बी एम, ठीक है। ऐसे यहां पर इंसिडेंट हुई है तो यहां पर भी क्या बना ले, एक परपेंडिकुलर बना ले सरफेस के ऊपर, आरएस के ऊपर, ये मान लेते हैं ये है सी एन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बना लिया। अब क्या प्रिंसिपल हमारा वर्क क्या करेगा कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी इस परपेंडिकुलर वाली लाइन के साथ ये ए बी रे आकर इंसिडेंट हुई तो ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ऐसे ही नीचे बना हमारा इस वाले का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये वाला, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अच्छा ये आई और आर अलग है, ये इस रे का है, ये इस रे का है, अलग अलग है, ठीक है। तो इस ये जो है हमारे एंगल्स बने। अब क्वेश्चन ने बोला कि प्रूफ करो कि ए बी जो है ये रे ये सी डी के पैरेलल है। अब देखो कोई दो रेस पैरेलल कब होती है, हमें ये तो पता है कि जब कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, उनके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, या फिर कोइंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। तो ये सारी चीजें हमें पता है। इसका उल्टा भी तो ट्रू है कि अगर इनमें से ऐसा हो जाए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो भी लाइन पैरेलल, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो भी लाइन पैरेलल, या कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाए तो भी लाइन क्या होंगी,
पैरेलल होंगी। तो पैरेलल दिखाने के लिए हम कोई भी एक इनमें से प्रॉपर्टी को ट्रू कर दें। अगर हम इसमें से कोई भी एंगल अल्टरनेट या कोरस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दें तो ये जो ए बी और सी डी है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब देखो इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं वो कौन से एंगल्स, अगर हम देखें ये वाला एंगल है इधर इस लाइन के ए बी के और सी डी के बीच में, और एक इधर ये वाला एंगल है। अगर ये एक नॉर्मल की तरह वर्क कर, वो ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रही है ये लाइन बी सी, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी अगर, तो इनके बीच में ये वाला एंगल क्या बन रहा है, देखो ये ए बी है ये सी डी है, इनके बीच में ये वाली अगर ट्रांसवर्सल है बी सी, तो ये वाले एंगल्स कौन से एंगल बन रहे हैं, कौन सा शेप बन रही है, जेड बन रहा है। तो ये वाले एंगल्स कौन से बन रहे हैं, ऑल्टरनेट बन रहे हैं। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो ये लाइन ए बी इस सी डी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब हमारे जो एम है लाइन को पैरेलल दिखाने का वो हमने समझ लिया कि वो पैरेलल कब दिखा सकते हैं हम, जब ये एंगल बी और एंगल सी हम क्या दिखा दे, इक्वल दिखा दे। तो एक बार हमने ये समझ लिया कि हमें दिखाना क्या है तो हम उस डायरेक्शन में अब आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल दिखाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या क्या हमें चीजें गिवन है। देखो हमने यहाँ पर ये पता है कि ये पी क्यू और आर एस पैरेलल है। ठीक है, अब अगर मान लो कोई दो ऐसे लाइंस हैं जो पैरेलल है, ठीक है, इसके ऊपर जो 90 डिग्री बनाया वो नीचे वाली के ऊपर भी तो 90 डिग्री होगा। क्यों, यहां पर अगर 90 डिग्री बनाया है तो नीचे ये भी तो 90 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और एक तरफ 90 है तो दूसरी तरफ भी 90 होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर बनाऊंगी, चाहे वो एक पॉइंट पर बनाऊं चाहे दूसरे पॉइंट पर बनाऊं, वो परपेंडिकुलर्स क्या रहेंगे, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। वो हमेशा उनके जो लाइन होगी इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ ये एंगल सारे सेम होंगे। मतलब ये लाइंस भी आप देखो, अगर जो इसके यहाँ 90 डिग्री बन रहा है यहाँ आकर 90 ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा, यहाँ भी सीधा ही रहेगा। मतलब ये अगर सेम एंगल पर लाइन बना रहे हैं उसका डिस्टेंस यहाँ से शिफ्ट करके इधर कर दे तो क्या ये लाइन टेढ़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसका मतलब ये लाइन अगर 90 डिग्री यहाँ है तो यहाँ भी यही रहेगी, यहाँ भी यही रहेगी। तो अलग अलग डिस्टेंस पे बना ले उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ वाली 90 डिग्री और यहाँ वाली 90 डिग्री ये दोनों लाइनें क्या है, क्या ये दोनों लाइनें हम ये नहीं कह सकते कि ये भी पैरेलल होंगी, कह सकते हैं। और हम देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर जो है ये नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर नहीं है इसके साथ, और ये परपेंडिकुलर है किसके, नीचे वाले के साथ। तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये वाली दोनों जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, क्या ये आपस में पैरेलल होंगी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये पैरेलल है और ये क्या है इनके ऊपर सेम एंगल के साथ, दोनों की दोनों क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री बना रही है। और जब ये BM और CN पैरेलल है, जब ये BM और CN पैरेलल है तो इनके बीच में देखना ये वाली लाइन जो है BC, ये लाइन जो है BC ये ट्रांसवर्सल का काम नहीं कर रही, और जब ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो ये एंगल इसके क्या हो गया, इक्वल। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। तो आधा आधा पार्ट तो आ गया इक्वल, हमें पूरा दिखाना था ना, अब बचा हुआ आधा कैसे होगा। देखो ये एंगल I है और ये क्या है एंगल R, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ऐसे यहां पर ये एंगल I इस एंगल R के इक्वल होगा, तो ये भी एंगल इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल है, 1 इक्वल्स टू 2 के है, ये वाला 1 किसी और 3 के इक्वल है, ये 2 किसी और 4 के इक्वल है। तो क्या 3 और 4 नहीं हो गए आपस में इक्वल, हो गए। तो ये बचा हुआ पार्ट भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जब मैं इस पूरे को ऐड करूंगी, इस पूरे ये वाला पूरा ऐड करूंगी दोनों एंगल्स को और इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल। जब हमने यूक्लिड्स में एक्सियोम पढ़ी थी ना, तो फिर हमारा ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल ये पूरा मिला करके हो जाएगा इस पूरे मिला करके इक्वल। और ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए तो हमारी ए बी और सी डी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब इसको लिख लेते हैं, देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर्स नॉर्मल बनाए एट पॉइंट बी एंड सी। क्यों बनाए नॉर्मल्स, क्योंकि एंगल ऑफ I एंगल ऑफ R के इक्वल दिखा सके, इसीलिए हमने नॉर्मल्स बनाए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर्स, ड्रॉ नाम ही लिख लेते हैं BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड नीचे क्या है CN परपेंडिकुलर टू RS।
ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर्स हैं, इसका मतलब क्योंकि सेम लाइन, सेम पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए आपस में भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंड एज, क्योंकि PQ और RS जो मिरर सरफेस हैं वो पैरेलल हैं, देन इनके जो परपेंडिकुलर्स हैं, इन दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये 90 डिग्री यहां बनाओ या यहां बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन जो हमारे जो परपेंडिकुलर्स हैं BM और CN, BM और CN ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो BM पैरेलल हो गया CN के, ये हमें पता चल गया। अब हमने क्या किया, इनके ऑल्टरनेट एंगल्स को, इन वाले पार्ट्स को आपस में पहले तो इक्वल दिखाया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, नाउ बिटवीन पैरेलल लाइंस BM एंड CN, इनके बीच में ट्रांसवर्सल क्या है, BC है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, देखो इस एंगल का नाम देखो MBC है ना, MBC, एंगल MBC या CBM लिख लो इसको, CBM, ये वाला एंगल ये CBM इक्वल हो जाएगा BCN के, तो ये इक्वल हो गया किसके, एंगल BCN के, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसीलिए ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसको मान लेते हैं एक इक्वेशन 1। ठीक है, अब जैसे ये ऑल्टरनेट इक्वल हुए, अब खाली इस वाले पार्ट में देखते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। नाउ हमें क्या पता है, हमें पता है एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equals to angle of reflection. Angle of incidence is always equals to angle of reflection. क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होगा, सो अब देखो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ABM, ये एंगल ABM इक्वल हो जाएगा, ये एंगल I इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, क्या नाम है इसका, CBM, ये इक्वल हो गया एंगल CBM के। एंड दूसरा, जैसे ये वाला I इस R के इक्वल हुआ, ऐसे ये वाला I इस R के इक्वल होगा, तो इसका नाम क्या है, BCN, और इसका नाम क्या है, DCN। तो ये जो एंगल DCN है ये भी किसके इक्वल हो गया, एंगल BCN के। ठीक है, अब इन दोनों जो इक्वेशंस बनी है इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये हमने क्या मानी, सेकंड, ये मानिए फर्स्ट। अब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है देखो यहां पर ये स्टेटमेंट, इसमें ये CBM, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये किसके इक्वल है, BCN के, इसके, यानी ये राइट साइड जो है वो इस राइट साइड के इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है राइट साइड, तो क्या लेफ्ट साइड आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन को अगर हम मिला दें तो लेफ्ट वाली साइड भी आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन कंबाइन दैट एंगल, क्योंकि राइट साइड्स आपस में इक्वल है, ये वाला जो पूरा साइड है ये पूरा का पूरा इस वाली राइट साइड के इक्वल है। तो जब ये राइट साइड्स इक्वल हैं तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल है, ये ऊपर लिखा है ना हमने, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड एंगल ABM ये भी किसके इक्वल हो गया, एंगल DCN के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में जो ये फर्स्ट इक्वेशन मानी है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, इन दोनों में देखो CBM और ABM, देखो CBM ABM यानी ये वाला पूरा, फिर नीचे इधर राइट साइड देखो अब BCN और DCN, BCN और DCN ये वाला पूरा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करूंगी तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में, राइट साइड राइट में प्लस हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्लस हो गई आपस में, तो ये पूरा का पूरा इस पूरे के इक्वल आ जाएगा, जो कि क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग 1 and थर्ड, नाउ एडिंग 1 and थर्ड हमें क्या मिला, हमें मिला लेफ्ट साइड क्या है, एंगल CBM प्लस एंगल ABM,
और राइट साइड क्या है, एंगल BCN प्लस एंगल ये है DCN, DCN। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये पूरा का पूरा बन गया ये वाला पूरा एंगल ABC, एंगल ABC। और राइट में क्या बन गया, ये पूरा एंगल BCD, एंगल BCD। ये कैसे एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स, तो अब हम लिख देते हैं लास्ट में। सो एंड हियर alternate angles are equal, alternate angles between, कौन सी लाइंस के बीच में है, ये AB और CD, between AB and CD are equal। और जब alternate angles equal है, so AB is parallel, line AB is parallel to line CD, hence प्रूफ। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 हुआ कंप्लीट। तो चैप्टर शुरुआत करने में थोड़ा सा जरूर आपको लग सकता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लो, जैसे हमने स्टार्टिंग से हर वीडियो में हमने सारी जितनी भी बेसिक चीजें हैं, चाहे वो प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए एंगल्स हो, लीनियर पेयर हो, एडजेसेंट एंगल हो, या एंगल्स ही क्या होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें अगर आपने एक बार देख ली अच्छे से, और फिर उसके बाद पैरेलल लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में अगर आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल्स अगर आपको पहचानने आ गए तो ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, क्योंकि उसके बाद क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, जो भी एंगल्स हैं उनको फाइंड आउट करना, प्रूफ करना। तो अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से ये जो है चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट एक बार आ गया तो आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हो। सो क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सो प्रैक्टिस वेल टिल वी मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।